मित्रों नमस्कार। आज हम लोग अगले कड़ी में हैं, जिसके तहत हम लोग विज्ञान के एक अध्याय का कुछ प्रश्न करेंगे। अध्याय का नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक संयोग के नियम से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, आपसे पूछा गया है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? स्थिर अनुपात का नियम क्या प्रतिपादन करता कौन है? यानी लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा बी, प्राउस्ट ने ये लॉ दिया है। प्राउस्ट साहब ने ये लॉ दिया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि निम्न में से कौन सा यौगिक यौगिक करता है? तो व्युत्क्रम का अनुपात जो होता है वो क्या कहता है, इस बात को पहले आप समझ लेंगे। मान लीजिए दो कंपाउंड है। मान लीजिए एक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड है जिसका नाम मीथेन है। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ एक कंपाउंड है जिसका नाम मीथेन है। फिर उसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक कंपाउंड अगर है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो मीथेन में 12 यूनिट 12 यूनिट मीथेन में क्या होता है, 12 यूनिट कार्बन अगर है तो ये 4 यूनिट किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। यानी 4 तिये 12, 3:1 हो सकता है। उसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आपको पता होगा कि कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 AMU होता है और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। और चूंकि O2 है यानी 32 हो गया। तो अगर इसको आप काटेंगे तो 4 से आप काट सकते हैं तो 4 तिया 12 और 4 अठे 32, यानी 3:8 में होगा। तो अगर आप गौर करेंगे इन दोनों में तो आपको दिखेगा कि कार्बन का अनुपात बराबर अगर हो गया है, 3:3 अनुपात है दोनों में कार्बन का, तो बचा हुआ शेष दो जो हुआ यानी 1:8 में अगर ये तत्व मिले यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके जब वाटर बनाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके जब वाटर बनाएंगे तो इनका अनुपात 1:8 होगा। ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम ये बता देता है आपको कि इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो ये जो अनुपात होगा वो 1:8 में होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है और 2 है। हाइड्रोजन चूंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में है तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का आपको पता है कि 16 होता है तो 2 × 8 = 16, 8 बार में काट देंगे और इसको 1:8 आ जाएगा। तो ऐसा कोई एक कॉमन तत्व हो जो दो अन्य तत्वों से, यहाँ पे कॉमन तत्व कौन है, कार्बन, एक कॉमन तत्व है जो दो अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाता है। तो इससे हम दो अलग अलग तत्वों के बीच बनने वाले कंपाउंड का अनुपात ज्ञात करते हैं। ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम बताता है। तो अब बताइए दिए गए ऑप्शन में से कौन इसको पुट सही करता है? देख लीजिए आप, अगर आप गौर करके देखेंगे दिए गए ऑप्शन में तो यहाँ आपको CH4 4 छूट गया है, मीथेन में CH4 होना चाहिए था। यहाँ ऑप्शन में CH4 अगर है तो ये बिल्कुल सही होता ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शीशे के 3 ऑक्साइडों में सीसा क्रमशः 92.83, 90.65, 89.10 है। ये आंकड़े जिस नियम की पुष्टि करते हैं उसे प्रतिपादित किया था। तो पहले तो समझ लीजिए शीशे के 3 ऑक्साइड हैं यानी लेड के 3 ऑक्साइड हैं जिसमें लेड की परसेंटेज आपको दी गई है। तो आपको याद होगा कि एक ही तत्व अलग अलग प्रतिशत में अगर किसी अन्य तत्व से मिलके कोई कंपाउंड बनाता है तो ये आपका गुणित अनुपात का नियम होता है। और गुणित अनुपात का नियम किसने दिया है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो ये आपका 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। 1803 ईस्वी में गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन साहब ने दिया था। ये आपका गुणित अनुपात का नियम दर्शाता है। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम ये है।
और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन डाल्टन द्वारा 1803 ईस्वी में दिया गया था। तो एक तत्व यहाँ लेड है जिसके अलग अलग मात्रा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लेड के ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये गुणित अनुपात को दिखाता है और गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन द्वारा 1803 ईस्वी में दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपसे कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन रिक्टर ने किया था। व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन रिक्टर महोदय ने किया था। और कब किया था ये नियम का प्रतिपादन? तो आपको पता होगा कि ये नियम 1792 ईस्वी में। और रिक्टर रहने वाले कहाँ के थे? तो जर्मन थे। ये जर्मन थे, यानी जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन थे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निम्नलिखित समीकरण से बनता है। एक समीकरण आपको दिया गया है H2 plus Cl2 gives HCl। तो कह रहा है कि 20 लीटर HCl गैस बनाने के लिए H2 गैस की आवश्यकता बताएं या आयतन बताएं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास H2 plus Cl2 मिलके क्या बनाता है? 2HCl बनाता है। और आपको 20 लीटर HCl गैस बनाना है, 20 लीटर HCl गैस बनाना है। तो आपको कितने लीटर किसकी जरूरत है? हाइड्रोजन गैस की जरूरत है। तो आप यहाँ देखेंगे इक्वेशन में, ये आगे का नंबर जो होता है, यहाँ जो H के आगे का जो नंबर है वो है 1 और HCl के आगे का नंबर जो है वो 2 है। तो बेसिकली ये आयतन को दिखाता है, यानी दो आयतन बनाने के लिए, दो आयतन HCl बनाने के लिए, HCl का दो आयतन बनाने के लिए आपको एक आयतन चाहिए, किसका? हाइड्रोजन का। तो उस तरह से कह सकते हैं कि HCl का एक आयतन बनाने के लिए हाइड्रोजन का कितना चाहिए? 1/2 आयतन चाहिए। तो इस तरह से HCl का 20 आयतन बनाने के लिए कितना चाहिए? तो 1/2 गुने 20, और 1/2 गुने 20 जब आप करेंगे तो 2 दहा 10, यानी 10 लीटर जब आप हाइड्रोजन यूज करेंगे तो इस तरह से आप 20 लीटर HCl बना पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अमोनिया गैस निम्नलिखित समीकरण से बनती है। आपको यहाँ एक समीकरण दे दिया गया है। 60 लीटर अमोनिया गैस बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता बताइए। तो ठीक उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ NH3 के आगे 2 है, यानी 2 इकाई, यानी 2 आयतन। क्या? NH3 का 2 आयतन बनाने के लिए हाइड्रोजन के कितने आयतन की जरूरत है? तो इसके आगे 3 दिखाई देगा आपको। तो हाइड्रोजन के 3 आयतन की जरूरत है। यानी अगर NH3 का एक आयतन बनाना है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का 3/2 आयतन चाहिए। यानी अगर NH3 का आपको 60 लीटर बनाना है तो 60 गुने 3/2 कर दें तो क्या आ जाएगा? 2 से कट जाएगा ये 30 बार में, और 30 को 3 से गुना कर देंगे तो 90 आ जाएगा। 90 किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं। तो आपको अगर परमाणु की परिभाषा याद होगी तो हम लोग जानते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो 7 का हो गया ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिक का युग्म है। तो गुणित अनुपात आपका क्या कहता है? तो गुणित अनुपात जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। और गुणित अनुपात क्या कहता है कि एक तत्व किसी अन्य तत्व के साथ अलग अलग मात्राओं में मिलकर यौगिकों का निर्माण कर सकता है। तो आप यहाँ देखेंगे एक ही तत्व का बना दूसरे तत्व के साथ बना हुआ कंपाउंड आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात कर ले तो यहाँ 12 ग्राम कार्बन आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन से मिल रहा है, जबकि यहाँ 12 ग्राम कार्बन अगर यहाँ देखें तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिल रहा है। यानी एक तत्व कार्बन हो गया जो ऑक्सीजन के अलग अलग द्रव्यमान के साथ मिलके आपका दो रासायनिक यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो गुणित अनुपात का नियम को प्रतिपादित करने वाला युग्म जो है वो CO और CO2 है। यानी 8 का करेक्ट ऑप्शन कौन है? बी। आपसे गुणित अनुपात का नियम पूछ दे तो किसने दिया है जी? तो डाल्टन साहब ने दिया है, डाल्टन ने दिया है। डाल्टन ने दिया, कब दिया है? तो 1803 ईस्वी में दिया है। यह बात ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि तांबे के ऑक्साइड 88.7%, 78.8% तांबा है। इसके नियम को प्रतिपादित
कौन सा नियम है? तो आपको पता है कि तांबा का ऑक्साइड है, दो अलग अलग परसेंटेज तांबा का है, इसका मतलब ये गुणित अनुपात के नियम की बात कर रहा है, गुणित अनुपात का नियम। करेक्ट ऑप्शन इज बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड, एक N2O, NO, N2O3, NO, N2O और N2O3 बनते हैं। यह नियम पुष्टि करता है। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का ही अलग अलग ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने हुए हैं, और ये गुणित अनुपात के नियम को बताता है। सॉरी गुणित अनुपात के नियम को बताता है। आप देखेंगे यहाँ गुणित अनुपात के नियम को बताता है। तो गुणित अनुपात के नियम की चर्चा कहाँ है? इसमें गुणित अनुपात हो गया आपका ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 10 का हो जा रहा है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से दो यौगिक गुणित अनुपात के नियम को व्यक्त कर रहे हैं? तो अभी अभी हमने पीछे ये क्वेश्चन किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गुणित अनुपात के नियम को प्रतिपादित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? क्लोरीन हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करके HCl और NaCl बनाता है। यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन परस्पर क्रिया करे तो इनका अनुपात होगा। आप देखेंगे यहाँ, आपको यहाँ व्युत्क्रम अनुपात के नियम से आपको पता चलेगा। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके आपका क्या बना रहा है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, HCl बना रहा है, HCl बना रहा है। जबकि सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बना रहा है? तो सोडियम क्लोराइड बना रहा है, NaCl बना रहा है। तो आप देखेंगे कि क्लोरीन का 35.5 द्रव्यमान होता है, तो दोनों में क्लोरीन की 35.5 द्रव्यमान की बात होती है, और हाइड्रोजन का एक होता है, और सोडियम का कितना हो जाता है? 23। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि सोडियम हाइड्रोजन से परस्पर क्रिया करता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन से क्रिया करता तो बनाता सोडियम हाइड्राइड, तो इसमें पूछा जा रहा अनुपात कितना होता? तो सोडियम हाइड्राइड होता तो सोडियम का 23 और हाइड्रोजन का 1 होता, तो 23 और 1 वाला ऑप्शन आपका कोई है क्या? 12 का होता है डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 100 मिलीलीटर, मिलीलीटर, मिली लिखा हुआ, लीटर छूटा हुआ, लीटर आप लिख दीजिए, मिलीलीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का आयतन। तो आप देखेंगे रिएक्शन को कि कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराकर आपको क्या बनाना है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, 2 कार्बन दोनों तरफ हो गया, 4 ऑक्सीजन दोनों तरफ हो गया, यानी ये बैलेंस हो चुका है। तो आप अब यहाँ देखेंगे कि आगे जो संख्या होती है वो आयतन को इंडिकेट करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 2 आयतन के लिए ऑक्सीजन के कितने आयतन की आवश्यकता है? तो 1 आयतन की आवश्यकता है। आपको यहाँ 1 दिख रहा होगा, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी 1 है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की 1 आयतन की जरूरत होती है तो 1/2 आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, और आपको 100 ml बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन 100 ml कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करना है, यानी 100 ml आपको यहाँ होगा। 100 ml की बात की जा रही है तो 1/2 100 ml कर दीजिए। तो 100 ml को 1/2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 ml। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 50 ml बी। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? 50 ml बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हमारा? अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 52.9% एल्यूमिनियम है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में 27.27 कार्बन है। यदि व्युत्क्रम अनुपात का नियम लागू हो तो एल्यूमिनियम कार्बाइड में एल्यूमिनियम की प्रतिशतता होगी। एल्यूमिनियम कार्बाइड में एल्यूमिनियम की प्रतिशतता होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर इसको आप व्युत्क्रम अनुपात के नियम से बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ले। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, सॉरी एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला अगर हम यूज कर ले, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड की फॉर्मूला होती है Al4 और C3। Al4 और C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड की आपकी सूत्र है। तो अब अगर हम इससे परसेंटेज में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो आप देखिएगा आराम से, अगर हम इसको निकाल सके तो निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम का आपको पता होगा कि मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 27 होता है, तो 4 गुने 27 कर देंगे तो एल्यूमिनियम वाले पार्ट का हो जाएगा। और कार्बन का आपको पता है
कि 12 होता है और 3 गुने 12 कर देंगे तो इसका हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मास एल्यूमिनियम कार्बाइड का निकल जाएगा। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 27 गुने 4 तो 108 आ जाएगा, प्लस 3 गुने 12 तो 12 तिये 36 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पर आपका क्या आने वाला है, 144 आने वाला है। तो यूं कहें कि 144 ग्राम में 108 ग्राम एल्यूमिनियम है, तो 108 ग्राम एल्यूमिनियम है कितना में, 144 ग्राम में। तो अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज के टर्म में अगर चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये कैलकुलेशन आपका कितना आने वाला है, 75%। तो करेक्ट ऑप्शन 75% किसमें है, ए में। इसमें हमने गुणित अनुपात का नियम प्रयोग नहीं लिया है, क्योंकि गुणित अनुपात का नियम प्रयोग जब आप लेंगे, सॉरी, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रयोग हमने नहीं किया है। व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रयोग करने पर यह प्रश्न काफी लंबा बन जाएगा, तो डायरेक्ट हमने उसके फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एल्यूमिनियम कार्बाइड में एल्यूमिनियम की परसेंटेज बता दी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जिंक सल्फेट में क्रिस्टलों में, जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक है तथा 50% जल है। यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट में क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता होगी। तो 2 ग्राम आपको जिंक सल्फेट बनाना है, 2 ग्राम जिंक सल्फेट बनाना है, तो 2 ग्राम का कितना होगा, 25% आपसे बोला जा रहा है, तो 25% निकाल दीजिए। तो 25 चौको 100 यानी 1/2, और 1/2 कहने का मतलब 2 दूनी 4 होता तो 1/2 हो जाता, तो 1/2 को हम 0.5 कह सकते, तो 0.5 कौन सा ऑप्शन में, बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 15 का होता है आपका बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 16। 2.433 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेकर उसमें 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने से बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भार योग होगा। अच्छा, दो दो आपको कंपाउंड रिएक्ट कराएगा और दो प्रोडक्ट मिला, दो कंपाउंड रिएक्ट करा के दो प्रोडक्ट मिला, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रिएक्शन से पूर्व रिएक्टेंट का मास, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इनको जोड़ दे 2.433 और 0.98, तो आपका आ जाएगा 3, 8 3 11 का 1 बचा 1, 10 4 14 का 4 बचा 1 यानी 3, 3 4 1 3, करेक्ट ऑप्शन इज बी। 3 4 1 3, करेक्ट ऑप्शन इज बी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम लोगों ने क्या कर लिया है, ये ज्ञात कर लिया। करेक्ट ऑप्शन आपका 16 के प्रश्न का क्या होता है, बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कहता है लेड, लेड नहीं लेड है, लेड पीबी है ना, लेड है, लेड लिखा गया है। तो लेड के 3 ऑक्साइड में प्रतिशतता क्रमशः, किसकी प्रतिशतता, लेड की प्रतिशतता क्रमशः इतना 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 है। इन आंकड़ों से किसकी पुष्टि होती है। तो आपको पता होगा कि एक ही तत्व किसी अन्य तत्व के साथ अलग अलग मात्रा में रिएक्ट करके कुछ अलग अलग यौगिकों का निर्माण करता है, और ये गुणित अनुपात का नियम ऐसा कहता है, यानी 17 का हो जाता है बी। और ये गुणित अनुपात का देन किसकी है, तो डाल्टन साहब की देन है। डाल्टन ने ये दिया था नियम, कब दिया था, तो 1803 में दिया था, ये याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए, प्रत्येक नमूने में 27.3% कार्बन और शेष ऑक्सीजन पाई गई। तो एक समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया, चाहे किसी भी मेथड से बनाया गया, उसमें कार्बन की प्रतिशतता जो पाई गई वो 27.3% ही पाई गई। यानी कार्बन का मात्रा स्थिर है, कार्बन का मात्रा स्थिर है, यानी ये स्थिर अनुपात का नियम है, यानी ये स्थिर अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है। और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन किसने दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम देने वाले, स्थिर अनुपात का नियम जो दिए थे, अनुपात का नियम वो दिया था, किसने दिया था, तो प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था, प्राउस्ट साहब ने दिया था। और प्राउस्ट साहब रहने वाले कहाँ के थे, फ्रांस के थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी, फ्रांस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मानक ताप तथा दाब पर गर्म करने पर 2.24 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का द्रव्यमान बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आपसे क्या पूछा जा रहा है, द्रव्यमान बताइए।
तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार आपको इसमें हुआ क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया, गर्म करने से क्या मिला, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो आपको पता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। तो रिएक्टेंट आपको कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम दिया गया था और कैल्शियम ऑक्साइड 5.6 प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बताइए। तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए, तो अंतर ले लीजिए तो 10 में से 6 यानी आपका 0.4 जिस ऑप्शन में लास्ट में होगा वो होगा आपका 0.4, आपका कौन से ऑप्शन में, सी में। यानी वैसे आप घटा भी सकते हैं कि 10 में से 10.0, तो 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, यानी 4.4 ग्राम। यानी करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगला प्रश्न है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके दो ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इन यौगिकों में ऑक्सीजन की मात्रा 1:2 है, जो कि कार्बन की एक निश्चित मात्रा से सहयोग करके कौन तो ये कौन से नियम की पुष्टि करता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है। तो ये कार्बन का निश्चित मात्रा ही दो अलग अलग मात्राओं से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, यानी ये गुणित अनुपात के नियम को प्रतिपादित करता है। यानी 20 का करेक्ट ऑप्शन कौन है, सी। 20 का करेक्ट ऑप्शन सी। क्या कह रहा है आपसे, एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान रहेगा। तो आपको पता है कि स्थिर रहेगा, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो पहले से अधिक होगा नहीं होगा, पहले से कम होगा नहीं होगा, उतना ही होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया, सी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर हमने ये बताया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग सहयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, और जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ आपस में संयोग करेगा तब इसके द्रव्यमान का अनुपात होगा। कार्बन का किसके संयोग कराना है, हाइड्रोजन के साथ संयोग कराना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जब संयोग होगा तो मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग करेंगे, तो देखिए आप समझ लीजिए पहले क्या कर सकते हैं हम। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ कि कार्बन ऑक्सीजन से सहयोग करके क्या बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से सहयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, CO2 बना रहा है। फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सहयोग करके क्या बना रहा है, आपका आपका बना रहा है H2O। H2O तो आप देखेंगे इसमें 32 यूनिट हो गया आपका ऑक्सीजन और 12 यूनिट हो गया कौन, आपका कार्बन। अब इसमें क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया हाइड्रोजन और 16 यूनिट हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन दोनों में सेम है, तो इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 32 कर दिए, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किए, यानी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 12:4 में होगा। तो 12:4 को अगर हम चाहे तो 6:2 भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 12:4 बोले या 6:2 बोले, तो 6:2 कौन है, प्रश्न संख्या प्रश्न का ऑप्शन सी में, यानी 22 का क्या हो जाता है आपका सी। 22 के सी में यह अनुपात आपको देखने को मिल रहा है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2 ग्राम H2 और 16 ग्राम O2 के साथ मिलकर पानी बनता है। 2 ग्राम H2 और 16 ग्राम O2 के साथ मिलकर पानी बनता है। 6 ग्राम कार्बन और 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलकर मीथेन बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलती है। उदाहरण है, किसका नियम है भैया, तो ये आपका जो नियम होगा 23 का हम कह सकते हैं कि ये व्युत्क्रम अनुपात के नियम को बताता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है जिसमें क्रमशः इतना और इतना कार्बन है, तो ये आपके कौन से नियम को प्रतिपादित करता है। तो कार्बन 2 ऑक्साइड बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है गुणित अनुपात का नियम, क्योंकि एक अकेला कार्बन 2 अलग अलग मात्रा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो इस वजह से ये गुणित अनुपात के नियम की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड की 27.27% कार्बन कार्बन सल्फाइड में इतना और कार्बन तथा
सल्फर डाइऑक्साइड में 50%। इन सूचनाओं से कौन सी नियम सिद्ध होती है? तो आप 25 नंबर का आप देखेंगे तो 25 का होगा आपका डी। ये व्युत्क्रम अनुपात की बात कर रहा है। बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला क्या है? धातु के एक ऑक्साइड में 43.6% ऑक्सीजन है, जबकि दूसरे में 43.6% धातु है। यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उल्टी हो जाएगी। यानी ये कौन से अनुपात की बात कर रहा है? तो आपको आपको दिखाई देगा कि 26 का क्या है, गुणित अनुपात के नियम की बात कर रहा है। क्योंकि उसमें से आप 100 में से जब क्या करेंगे, 43.6 घटा देंगे, 43.6 घटा देंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा आपको क्या कर जाएगी, निकल जाएगी। तो दो अलग अलग ऑक्साइड में दो अलग अलग ऑक्सीजन की मात्रा होगी, इसलिए गुणित अनुपात के नियम को दर्शाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 27 है। कार्बन तथा ऑक्सीजन दो यौगिक CO और CO2 बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु का भार 12 और ऑक्सीजन का 16 है तो यौगिक की संरचना दर्शाती है। तो आपको अभी अभी कितनी एग्जाम्पल में हमने किया, CO और CO2 बनना गुणित अनुपात के नियम को दर्शाता है। यानी 27 का कौन हो गया, ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। तो आपको याद होगा कि अणु जो है वो फ्री स्टेट में रह सकता है। यानी करेक्ट ऑप्शन 28 का क्या हो गया, ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न कि परमाणु की खोज किसने की। तो परमाणु की जो साइंटिफिक डिस्कवरी है उसकी क्रेडिट जाती है सर जॉन डाल्टन साहब को। जॉन डाल्टन को हम लोग क्रेडिट देते हैं परमाणु की खोज की। तो आज हम लोगों ने 29 प्रश्न किया है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आगे हम अगले प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।